नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिन सिंह पालीवाल। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रचार अभियान में दिए गए बयानों और उस पर पलटवार का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 4 रैलियां की। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने राजा महाराजाओं और राजपूतों को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को हमारे राजा महाराजाओं के योगदान याद नहीं आते। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। उनमें नवाबों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और भावनाओं को भड़काने के लिए राहुल गांधी की हर बात को दुर्भावनापूर्ण तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। पीएम मोदी के हमलों का जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री निराशा और नाउम्मीदगी से कहीं आगे निकल गए हैं। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में कहा कि उनके चुनावी अभियान के भाषण वास्तव में बेहद शर्मनाक हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के 400 पार नारे के पीछे का राज ये है कि वे इस बार आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया गया, साथ ही वीडियो कर्नाटक के बेल्लारी का बताया जा रहा है। बता दूं कि बीजेपी ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर इस भाषण का वीडियो शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी को कहते सुना जा सकता है कि राजा महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे वो कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी वो उठाकर ले जाते थे। वहीं कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। वहीं पीएम मोदी ने इसी बयान को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नजर महिलाओं के स्त्री धन पर है। जी हां, उन्होंने कहा कि हम देश की महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आपकी संपत्ति, आपके सोने, स्त्री धन, मंगलसूत्र और न जाने क्या क्या का एक्सरे कराने की योजना बना रही है। कांग्रेस का लक्ष्य आपके घरों पर छापे मारना और आपके अधिकारों और संपत्तियों को छीनना है। बता दें कि जब भी चुनाव आते हैं तो वार पलटवार लगातार जारी हो जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार इस पूरे चुनाव में मोदी बनाम राहुल देखने को मिल रहा है, आज इसी पर बात करेंगे कि इस मोदी बनाम राहुल से, इस मोदी वर्सेस राहुल से किसको कितना नफा होगा और किसको कितना नुकसान होगा। जिस प्रकार से बयानों का क्रम लगातार जारी है, आखिर ये बयान और ये बयानबाजियां कहां जाकर रुकेंगी, आखिर इन बयानों का क्या प्रभाव जनता पर पड़ेगा, इसी पर आज खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि लगातार जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे कई अनेक मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर है। बता दूं कि 2024 के चुनावी अभियान के प्रचार प्रसार अभियान में दिए गए बयानों और उस पर पलटवार का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने बयानों को लेकर सक्रिय है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी नहीं चूक रही है। एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 4 रैलियां की और पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी, साथ ही साथ इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं मोदी ने राजा महाराजाओं और राजपूतों को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी का घेराव भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को हमारे राजा महाराजाओं के योगदान याद नहीं आते। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। उनमें नवाबों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि देखिए, राहुल गांधी कोई भी बयान दे, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी की हर बात को जनता के बीच दुर्भावनापूर्ण तरीके से तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पेश करते हैं। साथ ही पीएम मोदी के हमलों का जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री निराशा और नाउम्मीदगी से कहीं और आगे निकल गए हैं। अब इसी को लेकर लगातार चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। चुनावी अभियान के भाषण वास्तव में बेहद शर्मनाक हैं, ये भी जयराम रमेश ने अपने वक्तव्य में कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के 400 पार नारे के पीछे का राज ये है कि वे इस बार आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेंगे।
देखिए, जिस प्रकार से चुनावों के ठीक पहले लगातार बयानबाजियां शुरू होती हैं, चुनावी अभियान के दौरान बयानबाजियों का जो क्रम है वो शुरू होता है और इन बयानबाजियों में कई सारी चीजें उभर कर आती हैं। सत्ता पक्ष जहां वार करता है तो वहीं विपक्ष पलटवार करता है। ऐसे में लगातार वार पलटवार जारी है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, वहीं तीसरे चरण से पहले एक और द्वंद्व देखने को मिल रहा है जिसमें राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इस मोदी वर्सेस राहुल का नफा नुकसान कितना होगा, और आज खास कार्यक्रम में इसी पूरे अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि मोदी वर्सेस राहुल किससे नफा होगा और किससे नुकसान होगा। चलिए, तो चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस नेता रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की आदत हो गई है कि राहुल गांधी कहते कुछ भी है, लेकिन आप लोग उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के जनता के बीच पेश करते हैं। चुनाव समय चौधरी आया है, अभी चुनाव चल रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष में बातों के द्वंद्व तो चलते रहते हैं। सर, मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपने माइक को थोड़ा सा करीब रखें। ये आवाज आ रही है आपको? जी, मैं कह रहा था देखिए, ये चुनावी तंत्र में तो शब्दों के बाहर होती रहती है, लेकिन राहुल जी एक ऐसे नेता है वो और चुनाव नहीं भी चल रहे होते हैं तो भी उनकी बातों को कौन कितनी गंभीरता से लेता है। बात कर रहा है, एक बात की लगाया गया कि 2002 से लेकर 22 वर्षों में अंतिम बार राहुल जी को लाल करने का प्रयास होती है। अगर आप विपक्ष की बात होती, लेकिन राहुल जी के संबंध में ये बात मैं कभी नहीं स्वीकार राहुल जी वर्सेस मोदी की है। मोदी वर्सेस विपक्ष को सबसे बड़ी समझना आती है, कई वर्षों से प्रयासरत है, लॉन्चिंग पैड बदले है, लेकिन अभी तक वही पुरानी गलतियां जारी है, वही पुरानी गलतियां जारी है जब तक लॉन्च न हो पाए राहुल जी। और राहुल जी की बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना आजकल के डिजिटल कॉन्टेंट के युग में, अगर आप अपने खिलाफ से बातों को आप काउंटर नहीं करते हैं, उनके सही जनता के तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इसमें मोदी की गलती है। चलिए, माफी चाहूंगी प्रदीप जी, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। सर, आपकी आवाज बहुत अटक अटक कर आ रही है, इसलिए आपके शब्दों की स्पष्टता हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रतन तिवारी जी बने हो। रतन तिवारी जी, कांग्रेस हमेशा से ये कहती नजर आई, खुद राहुल गांधी ये कहते नजर आए कि मैं पीएम फेस नहीं हूँ कांग्रेस का, लेकिन बार बार हर चुनाव से पहले ये देखा जाता है, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2024 की बात की जाए, मोदी वर्सेस राहुल बनाम हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने नलिनी जी। देखिए, राहुल गांधी जी और गांधी परिवार एक त्याग की मिसाल है, और स्वयं राहुल गांधी जी ने अगर कहा है कि मैं पीएम का फेस नहीं हूं, तो एक आप ये मान के चल सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए ललायित रहते हैं, एक तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, प्रधानमंत्री देश का प्रत्येक व्यक्ति बनना चाहता है, और प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया अलायंस हो, प्रधानमंत्रियों की भरमार है। हम चुनाव जीतने के बाद इंडिया अलायंस के लोग तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन आज मुद्दा किसका है? आज मुद्दा इस देश में सबसे बड़ी समस्याओं का है जो राहुल गांधी जी लगातार उठाते हैं। और राहुल गांधी जी को तो आप ही बता रही है ना कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर कोई फेस है तो राहुल गांधी का है। तो देश की जनता जानती है कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर आक्रामकता से और सबसे ज्यादा मुखरता से अगर कोई लड़ता है इस देश के लिए तो वो राहुल गांधी जी है। आपने देखा ना सदन के अंदर जब अडानी के महाघोटाले की वकालत कर रहे थे राहुल गांधी जी, देश की समस्याओं की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें निलंबित करवा दिया, उनके बंगले को खाली करवा दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल किया। तो राहुल गांधी जी ने पूरे भारत को अपने पदयात्रा के माध्यम से नाप कर उन्होंने न्याय घोषणा पत्र बनाया है। यहाँ पे 2 मुद्दों को मिला दिया। देखिए, सदस्यता किसी और रीजन से गई थी, ठीक है, और आप यहाँ पर उसको जोड़कर ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कारण गई थी, बोलने की वजह से कारण क्या था वो आपको भी पता है। जी, तो हम प्रदीप जी पर काउंटर करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी,
देखिए, क्षमा चाहूंगा, संचार व्यवस्था की, मेरी व्यक्तिगत संचार व्यवस्था की कमी के कारण से आवाज नहीं आ रही थी। जी मुझे सर। उम्मीद है कि अब आवाज आ रही है। जी सर। तो मैं बड़ी बेसिक सी बात बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं, इसका मतलब उनके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो उनको डिफेंड क्यों नहीं करते? अगर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करता है, तो क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इनके विचारधारा के समर्थक हों और आकर के बताएं कि नहीं, ये गलत है, इसको सही किया जाना चाहिए? आज के डिजिटल युग के कंटेंट के युग में कोई बात अगर गलत होती है तो वो दब के कहां चली जाती है, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। और आज के समय में उसके काउंटर में अच्छा कंटेंट बना के डाला जा सकता है। आप हमारे विषय में देखिए या किसी और के विषय में देखिए, लेकिन अगर राहुल जी पिछले 22 वर्षों से उल जुलूल बातें करेंगे और उनकी पार्टी जो है सुधार नहीं उल जुलूल बात कौन करता है? उल जुलूल बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। रतन जी एक एक करके, रतन जी प्रधानमंत्री एक एक मटन करके, चिकन सर एक मच्छी एक करके। मंगलसूत्र की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री आज तालिबान की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है। रतन तिवारी जी, 10 वर्षों से इसलिए तो सुधार नहीं हो पाता है, इसी कारण से सुधार नहीं हो पाता, प्रधानमंत्री मोदी ने सुधार नहीं हो पाता। ठीक है रतन जी एक एक करके सर, इस तरीके से किसी की आवाज देंगे। रतन जी गुजारिश करूंगी उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। अरे रतन तिवारी जी, एक बात बताइए, आपकी पिछले 4 से 14 तक सरकार थी और आप ही की पार्टी द्वारा लाए गए एक कानून को राहुल गांधी जी ने फाड़ के फेंका था कि नहीं फेंका था? ये बात सच है कि नहीं है? अब अगर इसको क्या कहा जाएगा, ये बातें कंटेंट जो है मीडिया में आया, लोगों ने देखा, उसको समझा, तो क्या आप अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून को आप फाड़ के फेंकेंगे? तो एक तो मैंने केवल एक नजीर प्रस्तुत की, एक उदाहरण दिया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण से राहुल जी की गंभीरता पे बहुत ही ठीक है प्रदीप जी इसी से जुड़ा सवाल लेना चाहूंगी। देखिए आपने भी यहाँ कह दिया कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा ये बात करते हैं, कार्यकर्ता भी कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, देश गंभीरता से। अगर राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता तो आपकी पूरी राजनीति राहुल गांधी को टारगेट करने में क्यों जाती है? आप लोग क्यों नहीं किसी और नेता को लेते हैं? आप लोग क्यों नहीं विकास की बात करते हैं? हमेशा राहुल बनाम मोदी क्यों बन जाता है सर? नहीं, इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल, सबसे प्रभावी दल कौन सा है? और उस सबसे प्रभावी दल, सबसे बड़े दल के सबसे बड़े व्यक्ति कौन से हैं? जी। तो हम जब लोकतांत्रिक युद्ध भूमि जो कि चुनाव होता है उसमें जाते हैं, तो फिर हम निशाना मार करके तीर मारेंगे ना, कि हवा में तीर थोड़ी चलाएंगे। तो अगर राहुल नहीं, तो कांग्रेस में कोई इस लायक नहीं है सर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस लायक नहीं है, सोनिया गांधी इस लायक नहीं है, प्रियंका गांधी उभरता चेहरा है कांग्रेस का, क्या वो इस लायक नहीं है? अगर आप लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता, तो फिर राहुल बनाम मोदी क्यों कराते हैं सर? नहीं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत करेगी राहुल जी घर बैठ जाएंगे, उस दिन प्रियंका जी बोलेंगी कि नहीं, मैं रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ रही हूँ, उस दिन जी जुड़े हुए प्रदीप जी ने यही कहा कि देखिए राहुल गांधी को पहले तो इन्होंने कहा कि कोई गंभीरता से नहीं लेता, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हवा में तीर थोड़ी मारेंगे, कोई तो चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि टारगेट करना पड़ेगा किसी को। देखिए नलिनी जी, इन्होंने कहा कि हम हवा में तीर नहीं मारेंगे जी। अगर राहुल गांधी जी घर बैठते हैं, अगर प्रियंका जी मैदान संभालती हैं, तो हम प्रियंका गांधी के ऊपर भी तीर मारने में देरी नहीं करेंगे। जी। यह दर्शाता है कि इन लोगों की मानसिकता जो है महिलाओं के प्रति कैसी है। एक तरफ इनका सहयोगी, इनका एक नेता है कर्नाटक में, प्रांजल रेवन्ना, जो 2800 लोगों के साथ ठीक है प्रदीप जी, पहले सुन लेते हैं, बात पूरी होने देते, फिर रुक करूंगी आपका। जी रेप करता है, रेप करता है, 2800 से ज्यादा उसकी सीडी। ठीक है रतन जी, देखिए आज का जो रतन जी समझिए, देखिए आज का मुद्दा केरल कर्नाटक नहीं है, आज का मुद्दा हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जी। इन्होंने प्रियंका गांधी के ऊपर तीर मारने की बात की, वही दर्शा रहा हूँ कि महिलाओं के ऊपर भी तीर मारने में इन लोग पीछे नहीं हटते। आप देखिए ना, सोनिया गांधी को इन लोग कांग्रेस की विधवा कहते थे। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हुआ करती थी तो उन्हें क्या क्या कहते थे। तो महिलाओं के प्रति इनकी क्या दृष्टि है वो नहीं समझ सकते, क्योंकि महिलाओं का सम्मान ये नहीं। लेकिन रतन जी देखिए 2019 की भी बात की जाए और इस बार की भी बात की जाए तो ये चीज कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि जब राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने आगे किया तो कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पिछली बार अमेठी सीट आपके हाथ से निकल गई जो कि गढ़ मानी जाती है कांग्रेस पार्टी की, तो हर बार राहुल गांधी को क्यों आगे करते हैं? क्या कोई और चेहरा नहीं है आपके पास? बिल्कुल गलत आप कह रही हैं। 2004 में जब राहुल गांधी जी ने पहली बार अपना चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी की शाइनिंग इंडिया की जो हवा थी वो भी गायब हो गई थी।
2009 में भी आपने देखा था, 2014 भी सर देखा 19 की बात करिए ना, राहुल गांधी 19 जी- की बात करिए, 24 की बात करिए, मैं हाल 19 फिलहाल की की बात बात करिए करता ना, हूं। मौजूदा मैं हालात की बात बात करता करिए हूं। जी। राहुल गांधी जी ही ऐसे शख्स है, वो गांधी परिवार के सदस्य हैं, इंदिरा गांधी राजीव गांधी के पुत्र है वो, और उनके अंदर राजीव गांधी जी का अंश है। मैं आपको बोलता हूं, बार बार कह रहा हूं, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की लंका में अगर कोई आग लगाएगा तो वो राहुल गांधी है। क्यों सर? और राहुल जी ने सत्ता से बेदखल करी। प्रियंका गांधी नहीं कर सकती है काम? प्रियंका गांधी कांग्रेस का बिल्कुल। चेहरा नहीं बन सकती है क्या? रॉबर्ट बिल्कुल, वाड्रा बिल्कुल। हम शुरू से ही इस बार चुनाव से पहले ठीक कहते नजर आए कि मैं राजनीति में आने में दिलचस्प हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको लेकर भी कुछ कहती नजर नहीं आ रही है। नालिनी जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जी। ये भारतीय लोकतंत्र का एक महापर्व है चुनाव। जी इसमें रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं, सोनिया जी लड़ सकती हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री देश के चुने हुए सांसद तय करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आज समय है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का, क्योंकि लगातार इस देश में लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, लगातार प्रत्याशियों को नामांकन वापिस कराया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई की जांच करवाई जा रही ठीक है है, प्रदीप जी, जबरन जेल में डाला जा रहा है। प्रदीप जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हो। प्रदीप जी देखिए, जयराम रमेश का भी यही बयान है, उनका भी कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ कर बयानों को सामने लाती है और साथ ही साथ लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। नहीं देखिए नलिनी जी, कांग्रेस जब कहती है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो उसको पूरे देश में ये समझा जाता है कि लोकतंत्र तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के आमदनी के जरिए बंद हो चुके हैं, कमीशन खोरी के जरिए बंद हो चुके हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र कमीशन खोरी तो आप लोग कर रहे हैं प्रदीप जी। जयराम रमेश जी, अरे सर मैं ठीक है ना रतन जी देखिए सर, वक्त की कमी है, इस तरीके से किसी की भी आवाज नहीं आ पाएगी, एक एक करके सुन लेते हैं जी। रतन जी ये भ्रष्टाचार की बात मुझे भी करते हैं। बहुत तुरंत बोलना आता है, लेकिन मैंने जाना कार्यक्रम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुझे भी बोलना आता है। नहीं ठीक है प्रदीप जी नलिनी जी मैंने कार्यक्रम की मर्यादा को ध्यान में रखा, उसमें मैं भी बोल सकता था जी। मैं कह रहा हूँ जी देखिए रतन जी, मेरी गुजारिश है आपसे एक बार सुन लेते हैं, फिर आपकी प्रक्रिया लेते हैं जी। देखिए कांग्रेस पार्टी का आप देखिए कि नेता नामांकन करने के बाद विदेश चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। नेता जो है कोई टिकट कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा, जो लोग लड़ना चाह रहे हैं वो सही जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो देखिए क्या है ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल सार्वजनिक संपत्ति होता है, सभी का अधिकार होता है उन पर बात करने का, बोलने का। भाजपा पे ये लोग इतने आरोप लगाते हैं, हम लोग कभी उस तरह से नहीं लेते, लेकिन अगर ये इस तरह से लोग लेते हैं तो जनता जो है ना पिछले 2 आम चुनाव में देख रही है। आप फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में अगर बात करेंगे, जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में करें, आप स्वतंत्र है करने के लिए। लेकिन देखिए विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और आज जो है क्या स्थिति है विधानसभाओं के चुनाव के उपरांत, और जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है तो आम चुनाव में लोग अपना मत देते हैं और उसी तरह से अपने विचार। ठीक है प्रदीप जी, यहाँ पर मैं एक बयान का जिक्र करना चाहूंगी। पीएम ने एक बयान दिया कि राजपूतों और राजा महाराजाओं को लेकर राहुल गांधी का जो बयान था उस पर प्रधानमंत्री ने उनको घेरा और कहा कि शहजादे जो हैं, यानी कि राहुल गांधी जो है वो राजा महाराजा के योगदान को याद नहीं रखते और ये एक वोट बैंक की राजनीति के लिए राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाबों और बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ नहीं बोलते। इसका क्या मतलब है सर? एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है जी। देखिए नलिनी जी, शायद आप इस बात से सहमत होंगी कि लोकतंत्र में बहुमत की बात होती है, उसी तरह से जब लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है तो इसमें बहुसंख्यकों की बात निश्चित तौर पे होगी। अगर कोई पार्टी विशेष अगर अल्पसंख्यकों को पुचकारने के लिए, देखिए मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि सरकार, इस पक्ष में हूँ कि सरकार किसी अल्पसंख्यक, किसी गरीब, किसी पिछड़े को अगर प्रोत्साहन में देती है तो वो अच्छी बात है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, मेरी पार्टी उसका समर्थन करती है। लेकिन केवल आप चुनावी लाभ फायदों के लिए आपने एक सिस्टम बना लिया, उसमें उस कम्युनिटी के बड़े बड़े लोगों का तो फायदा उठाया, लेकिन आखिरी व्यक्ति जो उस कम्युनिटी का सबसे गरीब व्यक्ति है उसको आपने कुछ नहीं किया, केवल वोट बैंक की राजनीतिक वोट बैंक की तरह से आपने इस्तेमाल किया। तो हमारा भी पूरा अधिकार बनता है कि हम अपने देश के किसी नागरिक के लिए ये आवाज उठाएं। ठीक है रतन जी, जब आप जब कांग्रेस लोगों की संपत्ति को अपने पसंदीदा वोट बैंक को बांटने की बात करती है, पीएम का बयान है ये। देखिए प्रधानमंत्री की आप भाषा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री देश के मुद्दों से विपरीत बात कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री 2014-2019 में जनता की बात करते थे, आज वो प्रधानमंत्री मंगलसूत्र तालिबान पाकिस्तान की बात करने पे आ बैठे। आज पाकिस्तान और तालिबान की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज ये मच्छी मटन चिकन की बात क्यों पड़ रही है?
आज मंगलसूत्र पे चर्चा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों तक कुछ किया ही जी। नहीं। नल तो दिया लेकिन नल में पानी नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हमने देश का बहुत विकास किया है, 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है। नलिनी जी 55 वर्षों के अरे शासन सुनिए ना प्रदीप जी, अब देखो आप बीच में मर्यादा का पालन भी करते हैं, बीच में बोलते भी हैं। ठीक है रतन जी वक्त की कमी है ना, फाइनल कमेंट ले लेते हैं जल्दी से। 30 सेकेंड में बोलता हूँ जी, जल्दी से। नालिनी जी, अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर हर बूथ पे हर जिले में अगर स्कूल नहीं बनाए होते ना, तो मतदान करने के लिए हमें शौचालय में जाना पड़ता। आज जो मतदान केंद्र बना हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ठीक है की प्रदीप जी जल्दी से सर। देखिए, कांग्रेस जो है अपनी सामान्य विवेक तर्क शक्ति को खो चुकी है। एक विचारधारा के रूप में कांग्रेस हमेशा अल्पमत में रही, अल्पमत में पीछे 2 आम चुनाव में जा चुकी है। इस बार उनका सुपड़ा साफ होगा। ठीक है, सुपड़ा किसका साफ होगा सर, ये तो वक्त बताएगा ना। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस राय पर अपनी राय साझा करने के लिए, इस पूरे अहम मुद्दे पर। देखिए आखिर मोदी वर्सेस राहुल किससे नफा होगा और किससे नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति में जिस प्रकार से राजा महाराजाओं के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, नवाबों बादशाहों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मंगलसूत्र, आखिर क्या पार्टियां विकास के मुद्दे को भूल चुकी हैं, रोजगार के मुद्दे को भूल चुकी हैं, एक बड़ा सवाल है। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।